पॉर्न इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-4 अडल्ट वेबसाइट्स पर ही महीने के करीब 40 से 50 बिलियन विजिट्स होते हैं। इंटरनेट पे अडल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा फ्री में अवेलेबल है, पर इसके बाद भी इन वेबसाइट्स पर मेंबरशिप होती है जो लोग परचेज करते हैं, और इसके थ्रू भी अडल्ट वेबसाइट्स वाले हर दिन के करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि टोटल कमाई इन वेबसाइट से कितनी ज्यादा होती है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक इसी टाइम लाखों लोग अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। चलो जानते हैं कि अकेले में जिस वीडियो को देखकर आप कुछ सेकंड्स और मिनट्स के लिए सेटिस्फाइड होते हैं, आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है, कैसी डार्क रियलिटी है इसके पीछे, जानेंगे सब एक एक करके। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंडिया से। तो 2021 की गूगल सर्च इंजन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का छठा सबसे बड़ा पॉर्न देखने वाला देश है। इसके अलावा पहले नंबर पे अमेरिका, सेकंड पे इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील और फ्रांस का नंबर आता है। अगर मैं अपने देश की बात करूंगा तो हमारे देश में ये बैन है। बैन तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो इसके बारे में बात करना भी अलाउड नहीं है। वो अलग बात है कि बिना किसी बात किए हुए भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है। यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग पॉर्न बनाना, बेचना, शेयर करना, इसको दूसरे को दिखाना क्राइम में आता है। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग सेक्सुअली प्रिसाइज सीन्स को बनाना, पब्लिश करना या सेल करना एक क्राइम है। इस लॉ के सेक्शन 67B के अकॉर्डिंग ये पनिशेबल ऑफेंस है। पहली बार क्राइम करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख तक की फाइन हो सकती है। अगर दोबारा ये सब करते हुए पकड़े जाते हैं तो कोर्ट आपको लंबे टाइम के लिए अंदर करने के साथ साथ भारी पेनल्टी भी लगा सकती है। आपको बता दूं कि 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने 800 से ज्यादा पॉर्न दिखाने वाली वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया था। ये पहली बार नहीं था जब पॉर्न पर कानून का डंडा पड़ा था, ऐसा पहले भी हो चुका है। कई फोटोज, वीडियोस, फिल्म्स, मैगजीन्स और बुक्स को इस तरह तैयार किया जाता है कि लोगों की सेक्सुअल एक्साइटमेंट्स को बढ़ाती हैं। इसको देखने और पढ़ने को पोर्नोग्राफी कहा जाता है। पॉर्न 2 तरीके के होते हैं, पहला सॉफ्ट पॉर्न और दूसरा है हार्डकोर पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न में कुछ दिखाया जाता है तो कुछ इमेजिनेशन के खातिर छोड़ दिया जाता है, जबकि हार्डकोर पॉर्न में पूरा ओपनली दिखाया जाता है। अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं तो वो सारी हाफ न्यूड फोटोज या बुक्स या फिर कुछ ऐसे कंटेंट जो आप वीडियो में देखते हो, जैसे कि उल्लू टीवी, अर्ट बालाजी या फेसबुक पर आपको ऐसी वीडियो स्क्रॉल करते हुए बहुत ज्यादा मिल जाती हैं जो सेक्सुअल कंटेंट ही हैं, पर ओपनली वो नहीं दिखाते। अब तो जैसे ऐसे कंटेंट की सुनामी आ चुकी है, और तो और इंस्टाग्राम से लेकर के ट्विटर, तकरीबन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी वीडियोस और फोटोज मिल ही जाते हैं जो शॉर्ट पॉर्न होते हैं। बात इतनी सी है कि इसमें न्यूडिटी थोड़ी सी कम दिखाई जाती है। अगर हार्ड पॉर्न की बात करें तो पॉर्न हब से लेकर ब्रेजर्स, एक्स हैमस्टर और ऐसी तमाम वेबसाइट्स हैं जहां फुली न्यूड कंटेंट वीडियो में अवेलेबल है। आप माने या ना माने, पर आप कभी ना कभी इन वेबसाइट्स पर गए होंगे या किसी भी तरह से पॉर्न तो देखा ही होगा। तो चलिए इसको शुरू से शुरू करते हैं। बात है 1990 के टाइम की, जब इंटरनेट धीरे धीरे आना शुरू ही हुआ था। उस दौरान बुक से लेकर फोटोज कलेक्शन के तौर पर अडल्ट कंटेंट अवेलेबल था। फिर VCR का टाइम आता है और लोग वीडियो के तौर पर इसको देखना शुरू करते हैं। फिर 2000 का टाइम आता है और DVD, CD, कैसेट्स की भरमार आ जाती है। उस टाइम इस फील्ड में जो सबसे बड़ी कंपनी थी उसका नाम था विविध एंटरटेनमेंट, जो सारे अडल्ट कंटेंट प्रोवाइड कराती थी, जिसका ईयरली रेवेन्यू उस टाइम में $100 मिलियन से भी ज्यादा का था। फिर धीरे धीरे इंटरनेट चारों तरफ फैलने लगा और DVD कैसेट्स का मार्केट डाउन होता गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि तब यूट्यूब मार्केट में आ चुका था। 80s 90s बॉर्न वालों को याद होगा कि उस टाइम DD पर रात के 11 बजे के बाद फैशन शो आता था, जिसको कि लोग कहते थे कि रात को 11 बजे के बाद गंदी फिल्में आती हैं। और बहुत बार ऐसा होता था कि रात को 11 बजे के बाद लोग चुपके से टीवी ऑन करके उसे देखते थे, और डर अलग से था कि कहीं पकड़े गए तो कुटाई हो सकती है। एनीवे, टाइम निकलता है और मैट कीजर, वसीम यूसुफ, स्टेफन मॉनस और फेरस एंटून, इन चारों ने मिलकर पहली बार इंटरनेट पर अडल्ट वेबसाइट्स क्रिएट की। पे वॉच के साथ साथ फ्री वॉच की भी फैसिलिटी इन्होंने दी थी, जिसको ट्यूब साइट का नाम दिया था उस टाइम। इनका ये पूरा आइडिया यूट्यूब से कॉपी था, यहां तक कि नाम भी, जैसे रेड ट्यूब, ट्यूब साइट। फिर इन चारों ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस खोला जिसका नाम इन्होंने रखा था ब्रेजर्स। वो 2007 का दौर था, तब तक ट्यूब साइट पूरे इंटरनेट को डोमिनेट करने लगा था। उस टाइम में इस पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आता था कि इनको बहुत बड़ा बिजनेस दिखने लगा। तभी इन लोगों ने एक पॉर्न हब नाम की अडल्ट साइट्स को शुरू किया, जिस पर फ्री में कंटेंट अवेलेबल था, और ये इनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस बनी, बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ। ये साइट इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि इन चारों ने इसको सीक्रेट रखने के लिए कंपनी ओपन करी जिसका नाम था मैनविल। फिर 3-4 सालों के बाद इनमें किसी बात को लेके डिस्प्यूट होता है
और ये लोग अपनी सारी एडल्ट साइट्स को प्लेबॉय के ऑनर फैबियन थाइलम को बेच देते हैं। उसके बाद फैबियन थाइलमैन वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉर्न इंडस्ट्री का इकलौता रूलर बन जाता है। वैसे तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसको इसका सबसे ज्यादा फायदा भी होता है। ये इंटरनेट के एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से समझता था और जानता था कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कहां से कहां जाएगी। इसके बाद इस बिजनेस को और बड़े स्केल पर करने के लिए यह मार्केट से करीब $350 मिलियन की फंडिंग उठाता है, जिसमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और जेपी मॉर्गन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। फिर अपने सारे बिजनेस को एक जगह करने के लिए एक माइंड गीक नाम की कंपनी बनाता है। पोर्नोग्राफी बिजनेस का 2024 के टाइम में ईयरली रेवेन्यू अरबों डॉलर में है। यह आंकड़ा अलग अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ अमेरिका में पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का एस्टिमेट वैल्यूएशन अराउंड 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। ये इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पर तो बहुत बड़ी है। जापान, यूरोप और ब्राजील जैसी कंट्रीज भी इसका बहुत बड़ा मार्केट है। आज के टाइम में करीब सभी के हाथ में फोन आ जाने से पोर्न कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पोर्न इंडस्ट्री को और भी बड़ा बना दिया है। अगर इसके मेन सोर्स ऑफ इनकम को देखें तो कई पोर्न वेबसाइट्स फ्री और पेड कंटेंट प्रोवाइड कराती हैं। पेड कंटेंट की मेंबरशिप लेने पर स्पेशली वीडियोस और फोटोज अवेलेबल कराए जाते हैं। पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के मीडियम से बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ये बड़ी इनकम जनरेट करते हैं। कुछ वेबसाइट्स पर यूजर्स वीडियो को डाउनलोड करके या स्ट्रीमिंग के लिए पैसे देकर एक्सेस करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग, मॉडल्स और एक्टर्स द्वारा लाइव परफॉर्मेंस के लिए यूजर से डायरेक्टली पेमेंट ली जाती है। पोर्नहब, एक्स वीडियोस और ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। ओनली फैंस का मॉडल क्रिएटर्स के लिए है जो यूजर से पैसे लेकर वीडियो और फोटोज कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स के पास अपनी फ्रीडम होती है, जिससे ये बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ। अब तो एआई और डीप फेक यूज करके डीप फेक पोर्नोग्राफी भी बनाई जा रही है, जिससे कि आम लोग भी इसकी जद में आ चुके हैं। जैसे ही अभी कुछ टाइम पहले कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा हुआ है। ये पेमेंट्स के लिए अब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का भी यूज करने लगे हैं। पोर्न इंडस्ट्री का सोशली इम्पैक्ट बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स है। इसके सपोर्ट और विरोध में बहुत सारी डिबेट्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एंटरटेनमेंट के तौर पर और सेक्स अवेयरनेस बढ़ाने में तो सही है, और इसके अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो इसके अगेंस्ट ये तर्क दिया जाता है कि मेंटल हेल्थ, रिलेशन और सोसाइटी के मोरल वैल्यूज पर गलत इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा कई बार पोर्न इंडस्ट्री में अनएथिकल एक्टिविटीज जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन के केसेस भी सामने आते हैं। ज्यादातर मामलों में पोर्न एक्टर्स को ड्रग्स और अल्कोहल के अलावा अलग अलग तरह के इंजेक्शंस और नशीली दवाइयां दी जाती हैं, जिससे कि ये किसी बात का अपोज ना करें। इसकी वजह से इनकी कई बार यंग एज में डेथ हो जाती है। अभी कुछ सालों के अंदर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से इसमें काम करने वाली लड़कियां गायब हो गई हैं, तो कुछ की सडन डेथ हो गई है। जैसे कि सोफिया लियोनी की बात करें तो 26 साल की एज में डेथ हो गई, जिसका रीजन ओवर ड्रग और इंडस्ट्री का एक्सप्लॉयटेशन था। फिर थियाना फिल्ड्स ने सिर्फ 24 साल की एज में सुसाइड कर लिया, जिसका रीजन था इंडस्ट्री में ह्यूमिलिएशन, मेंटल टॉर्चर और ड्रग का ओवरडोज। ये तो सिर्फ कुछ ही नाम है, वैसे तो नंबर्स बहुत ज्यादा है। आपको सिर्फ कुछ मिनट्स की वीडियो मिलती है जिसको शूट करने में कई घंटों तक का टाइम लग जाता है। यहाँ काम करने वाले एक्टर्स की माने तो ये सबसे वर्स्ट इंडस्ट्री है काम करने के लिए। कई लोग तो इसमें अपनी मर्जी से आते हैं, पर ऐसे भी बहुत मामले होते हैं जहाँ लड़कियों को धोखे से इस दलदल में धकेल दिया जाता है। इसकी डार्क रियलिटी को पोर्न इंडस्ट्री के सबसे बड़ी स्टार्स में से एक लाना रॉस बताती हैं कि किस तरह से उनको इस इंडस्ट्री में ह्यूमिलिएशन किया जाता था और वो सब भी करने के लिए फोर्स किया जाता था जो वो नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, ये बताता चलूं कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि लोग पोर्न देखने के बाद रियल लाइफ में भी वही सब करना चाहते हैं, जो कि कभी कभी डेथ की वजह भी बन जाता है। इन फिल्मों की शूटिंग के टाइम सेट पर डायरेक्टर से लेकर कैमरामैन और फिल्म से जुड़े हुए क्रू मेंबर्स होते हैं, और आप एडल्ट कंटेंट देखते हो तो उसको एग्जेजरेट करके ही दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की तमाम फिल्मों में ऐसे सीन्स देखते हैं जो रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। ठीक वैसे ही पोर्न मूवीज देखने के बाद उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए ना सोचें, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म है। इन मूवीज की वजह से वीमेंस के अगेंस्ट वायलेशन और टॉर्चर को प्रमोट किया जाता रहा है। दोस्तों, कई सारी कंट्रीज में पोर्नोग्राफी को लेकर अलग अलग लॉज हैं। कुछ देशों में यह पूरी तरीके से बैन है, जबकि कुछ में ये रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया में स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पर पोर्न देखना या दिखाना इलीगल है, लेकिन आप पर्सनली अपने पर्सनल स्पेस में देख सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी का यूज बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट इस पर नए रूल्स बनाने की तैयारी कर रही है। फ्यूचर में पोर्न इंडस्ट्री का और भी टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होना तो तय है।
5G, VR और AI के आ जाने से तो और भी ज्यादा। दोस्तों, द अडल्ट मूवी इंडस्ट्री डार्क रियलिटी इज filled with exploitation, mental health issues and strong negative influence on a society. Raising awareness about these issues is necessary to protect individuals and create a more understanding and safe society.